हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। यहाँ पे BFUHS की जो आने वाली 250 पोस्ट का पेपर है उसकी तैयारी चल रही है। पेपर इस मंथ के एंड में मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। आप अपनी जो तैयारी है फुल ऑन रखिए। और इन वीडियोज़ में जो बच्चे आज नए देख रहे हैं उनको बता दें कि इन वीडियोज़ में आपको एनक्लेक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस BFUHS के एग्जाम्स में करवाए जाते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम ऑलरेडी 259 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि एनक्लेक्स बेस्ड ही हैं, BFUHS के ओरिएंटेड ही हैं। और जिन बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे एनक्लेक्स बेस्ड, उसमें आंसर्स विद रैशनल्स भी लिखे हुए हैं, वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। और अगर किसी को गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए जो कि पुराने पेपर और हर एक टॉपिक में से मेन पॉइंट्स उठा के मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं, 200+ जो पिछले पेपर हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उसका डायरेक्ट पॉइंट, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से हर बार 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट्स मैंने उन गोल्डन पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज़। बट अगर आप दोनों चीज़ें साथ में बाय करते हैं तो आपको 249 रुपीज़ की पड़ेंगी। और अगर कोई बच्चा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है ओनली 99 रुपीज़, जिसमें आपको रेगुलरली ही PDF मिला करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए एनक्लेक्स बेस्ड MCQs के। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरे से वहाँ के बाय कर सकते हैं और उनका फ़ोटो स्टेट निकलवा के रख लीजिए, या फिर कहीं भी आप फॉरवर्ड करके उन्हें पढ़ सकते हैं लैपटॉप या फिर अपने iPads में। एंड अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो दिन रात एक करिए, क्योंकि देखो पेपर 250 है, इसके बाद फिर से 600 पोस्टें हैं जो BFUHS की तरफ से देखने को मिलेंगी। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 60th to 60th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सुवियर सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। तो इसमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है कॉन्ट्राडिक्टेड होता है उन क्लाइंट्स के लिए जो कि सुवियर सिम्टम शो कर रहे होते हैं एल्कोहल विड्रॉल में? हेल्पिंग द क्लाइंट वॉक, मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट, असेसिंग द वाइटल साइंस, यूजिंग शॉर्ट कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स। तो देखो जब भी किसी को अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं तो वो पेशेंट को ट्रेमर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कभी कभी तो मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है हल्का फुल्का। उस पेशेंट को कभी उसमें हम करेंगे क्या कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, हेल्पिंग द क्लाइंट इन वॉक। पहली बात तो आप मैम कहोगे कि मैम इसमें तो आते ट्रेमर्स हैं तो हमें उसको हेल्प करना ही पड़ेगा वॉक में। नो, पेशेंट को वॉक बिल्कुल ही नहीं कराते, ठीक है, अगर उसको सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर उसको हम हेल्प भी करेंगे, इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं, वो कंट्रोल पेशेंट नहीं होता और वो इंजरी भी कर सकता है खुद को भी और तुमको भी, ठीक है। उसको अल्कोहल विड्रॉल वॉक कराना कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, क्योंकि जितनी इंक्रीज होगी एक्टिविटी और स्टिमुलेशन उससे क्लाइंट कंफ्यूज होगा और उससे उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और उसको ऐसी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई जिससे वो तुम्हें हार्म कर पाए और खुद को भी हार्म कर ले। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टेड कि पेशेंट अगर अल्कोहल विड्रॉल वाला है और सीवियर सिम्टम्स दिखा रहा है तो उसका वॉक में हेल्प नहीं करते। इनटेक आउटपुट जो है वो इंश्योर करना पड़ता है ताकि जो उसका हाइड्रेशन लेवल है मेंटेन रहे, उसके वाइटल साइंस भी देखने पड़ते हैं ताकि असेस कर पाएँ कि पेशेंट को फिजियोलॉजिकल स्टेटस कैसा है। दूसरा, शॉर्ट कंक्रीट स्टेटमेंट्स भी हम देख के रखते हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट उसकी डिक्रीज कन्फ्यूजन वाली है तो दिक्कत दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स काउंसलिंग अ क्लाइंट विद कैंसर हु इज़ एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी विच वुड बी प्रोवाइड द बेस्ट लॉन्ग टर्म आउटकम। एक नर्स है, काउंसिल कर रही है एक पेशेंट को जिसको कैंसर है और वो एक्सपीरियंस कर रहा है एंग्जाइटी। तो ऐसा कौन सी चीज़ है लॉन्ग टर्म जो उस बेस्ट रहेगी उस क्लाइंट के लिए? Keep follow-up appointments in psychiatrics, understand medication effects and adverse effect, take medication as prescribed, solve problem without help from others. देखो अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म यही उसके लिए बेनिफिट रहेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखे, किसी और से
सॉल्व ना कराए, क्योंकि देखो जब पेशेंट खुद अपने आप चीज़ें करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसका सेल्फ एस्टीम और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म ये क्लाइंट को अगर हम प्रोवाइड करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको ये एजुकेशन देंगे, सो ये लॉन्ग टर्म उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उसकी डेली लाइफ में। सो नर्स का काउंसिल करना इस पेशेंट को ये रहेगा कि वो खुद अपनी सॉल्व करे प्रॉब्लम्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन एल्स। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। So the next question is, 3 hours ago it was thrown from a car into a ditch, admitted to the emergency department in a stable condition with vital sign within normal limits, alerts and oriented with good coloring, open fractures right tibia, for which sign and symptom should the nurse is specially alert। तो 3 घंटे पहले ही एक जो पर्सन है वो कार से गिर गया है और उसको एमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है इन अ स्टेबल कंडीशन। उसकी जो वाइटल साइंस हैं वो नॉर्मल रेंज में ही है, वो अलर्ट है, ओरिएंटेड है और गुड कलर है उसका, मतलब पेल नहीं है, जैसा नॉर्मल पर्सन का कलर होता है स्किन का वैसा ही है। बट उसका जो राइट टीबिया है उसका ओपन फ्रैक्चर हो गया है उसको। तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो नर्स जो है उस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगी? हैमरेज, इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटी या फिर शॉक। सो देखो सबसे पहले बात तो जो नर्स है वो अलर्ट रहेगी फॉर इन्फेक्शन से। मैंने आपको पहले भी बताया है फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ इन्फेक्शन। क्यों इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेगा? बिकॉज पेशेंट को यहाँ स्पेशली लिखा है ओपन फ्रैक्चर हुआ है राइट ट्रिबिया का। सो जब भी किसी का ओपन फ्रैक्चर होता है सो इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नर्स जो है वो किस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगी? दैट इज़ इन्फेक्शन। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, इतना बड़ा क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है इतना स्मॉल है। इट्स ऑल कि तुम्हें किसकी कॉम्प्लिकेशंस कैसे पता है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, डिसीज़ कंडीशन को तुम कितने अच्छे से जानते हो, उस हिसाब से तुम ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनक्लेक्स के क्वेश्चंस ईजी होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसे समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो। Next question is, 36-year-old primary gravida client at 22-week gestation without any complication being seen in a clinic for a routine visit. The nurse should assess the client for fundal height too. तो 6 years old की एक प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट बेबी है उसका, 22 वीक्स की गेस्टेशन में आई है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। क्लिनिक में वो रूटीन विजिट के लिए आई है। तो नर्स जो है उसकी फंडल हाइट चेक कर रही है, पर क्यों कर रही है कि डिटरमाइन करे लेवल ऑफ यूट्राइन कैविटी, आइडेंटिफाई द नीड फॉर इंक्रीज्ड वेट गेन, असेस द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, एस्टिमेट द फीटल गेस्टेशन एज। सो आपको पता ही है जो नर्स है वो फंडल हाइट क्यों असेस करती है? ताकि हम उसकी फीटल गेस्टेशन एज पता कर सके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 20 वीक्स से 22 वीक्स पे कहाँ पे होता है जो यूट्रस की ग्रोथ? दैट इज़ नियर बाय अम्बलाइकल रीजन, नेवल के पास अम्बलाइकल रीजन में बिल्कुल द लेवल ऑफ अम्बलाइकल जो है वो यूट्रस आ जाता है। उससे पता चल जाता है कि जो हमारा फीटस है अंदर वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यूट्रस ग्रो करेगा और अगर वो एक्यूरेट टाइम पे, उसी टाइम पे, जैसे अब मैंने यहाँ पे बोला 20th वीक पे यहाँ पे होता है, अगर वो 20th वीक पे यहाँ पे है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा जो फीटस है वो प्रॉपरली अंदर ग्रो हो रहा है। इसीलिए नर्स उसकी फंडल हाइट चेक करेगी एस्टिमेट करने के लिए कि उसकी गेस्टेशनल एज जो है सही चल रही है, फीटस अंदर जो है प्रॉपरली ग्रो हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर टू सजेस्ट टू प्राइमरी ग्रेविडा एट 30 वीक गेस्टेशन हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑकेजनल हार्टबर्न। सो इसमें से कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी? किसको बताना है हमने? प्राइमरी ग्रेविडा को, जो कि 30 वीक गेस्टेशन में है और वो हार्टबर्न हो रहा है उसको। सो 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशंस, मोस्टली जो हार्टबर्न्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड से, क्योंकि जो ग्रोथ है यूट्रस की वो फ्रीक्वेंट होती है और वो ज़ीफॉइड प्रोसेस पे जाके डायफ्राग्राम पे जाके सीधा प्रेशर डालती है, जिस वजह से इसोफेगस पे भी प्रेशर डलता है और हार्टबर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इजीली डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि जो ऑर्गन्स को है वो स्पेस कम मिलती है। सो ऐसा क्या चीज़ रेकमेंड करेगी नर्स? इट्स स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट डाइट मील ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे ईट आएगा। टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा विद वाटर बिफोर मील, डिक्रीज फ्लूइड इन टेक टू 4 ग्लास डेली, ड्रिंक सेवरल कप्स ऑफ रेगुलर टी विदाउट थ्रू आउट द डे। सो हम उसे कहेंगे कि तू ईट कर स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट डाइट। क्यों लेगी स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट डाइट?
देखो, जब हम हैवी मील्स लेते हैं तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, स्टमक में जो मूवमेंट होती है फॉर डाइजेशन वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ज़्यादा जो हम खाना खा रहे हैं। बट स्मॉल स्मॉल फूड जो है जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता रहता है और जल्दी जल्दी ही उसका जो है डाइजेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है। सो देयर इज़ लेस चांसेस कि उस पेशेंट को हार्ट बर्न हो, ठीक है। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल माना जाता है एक वुमेन में हार्ट बर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जस्ट बिकॉज क्योंकि यूट्रस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड डिक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 4 ग्लासेस, नो, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर रखना है क्योंकि अब 4 ग्लासेस से भी कम लेना इज़ लाइक कि फीटस को तो मिल्क डिहाइड्रेशन के होने के चांसेस है। प्रॉपर उसको नरिशमेंट चाहिए अंदर, मदर को भी और फीटस को भी। टी जो है और ज़्यादा हार्ट बर्न क्रिएट करेगी बिकॉज टी में क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन। तो कैफीन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, सो इसलिए उसको हम ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग फॉर अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट हाउ टू डू कीगल एक्सरसाइज, द नर्स एक्सप्लेन दैट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू। सो आपको भी पता होगा कीगल एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है, वल्वुलर एरिया में, ठीक है। उसको हम टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं। सो उसका पर्पस क्या होता है, नर्स जो है इंडिविजुअल को उसके पर्पस के बारे में क्या बताएगी, ये BFHS के एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। So prevent valvular edema, elevate lower back discomfort, strengthen the perineal muscles, strengthen the abdominal muscles। So जो कीगल एक्सरसाइज है उनका पर्पस होता है कि जो पेरिनियल मसल्स होती हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर वैसे भी किसी को यूरिन रिटेंशन की दिक्कत होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू यूरिन, तो उसको हम कीगल एक्सरसाइजेज करने को बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो उनको बोलते हैं जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है और उनके स्टिचेस लगे होते हैं आफ्टर सम टाइम्स। उससे क्या होता है कि जो उनकी प्रीनियल मसल्स जो टीयर हो रखी हैं या फिर जिनको थोड़ी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है दोबारा से इंक्रीज़ हो जाती है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। कीगल एक्सरसाइज वैसे भी फीमेल्स को करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो आपका प्रीनियल एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करती है उनकी मसल्स को। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू बी इंक्लूड इन द पेरेंटिंग क्लासेस फॉर प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट हु आर इन देयर फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। सो देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उन PDFs में मिलेंगे एनक्लेक्स्ड बेस, तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं। ये टाइम है आपका मोर टू मोर MCQs करने का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप उनको फ़ोटो स्टेट करवा के रख लो ताकि आपको लॉन्ग टर्म में यूज़ आए। और गोल्डन पॉइंटर्स में भी आपको डायरेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप उनको रेगुलरली रट्टा। अगर हम किसी चीज़ को रेगुलरली पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में फॉर द लाइफ टाइम बैठ जाती है। आप नोटिस करना, अगर आप कोई चीज़ खेल रहे हो या फिर कोई गाना आप रेगुलर सुन रहे हो ना, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ऐसे ही अगर आप वो PDF को, गोल्डन पॉइंटर्स को रोज़ पढ़ोगे, रोज़ MCQs करोगे, तो आप, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, कैसे नहीं होगा पेपर क्रैक, क्योंकि जब तुम दिन रात एक कर रहे हो तो होगा ही। सो वो दोनों आप मेरे से बाय कर सकते हैं 249 रुपीज़ में, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें। सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगी एंड मैं पिन भी कर दूँगी टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप मेरे से आके बाय कर सकते हैं। देखो, अभी प्रैक्टिस करो, मैं तो चाहती हूँ कि 250 में ही हो जाए जो स्टूडेंट रेगुलर है। बट अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें और चाहिए और फरीदकोट नहीं जाना, नियर बाय एरिया में जाना है, तो आने वाली 600 पोस्ट के लिए भी आप साथ ही साथ ही तैयारी करना शुरू कर दो। हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हम एक पेरेंट को क्लास दे रहे होते हैं, जब भी हम किसी फैमिली प्लानिंग वाले पेशेंट को फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि आपको अगर कंसीव करने जा रहे हो तो आपकी ये चेंजेस आएंगे। एक प्राइमरी क्लाइंट है, उसका फर्स्ट हाफ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी नर्सिंग की उसमें इंक्लूड करने के लिए टीचिंग प्लान में? डिक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम, इंक्रीज रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस या फिर इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के होते हैं? दैट इज़ UTI होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारा ब्लैडर होता है ना, उसके ऊपर यूट्रस का इतना ज़्यादा प्रेशर डलता है कि जो पेशेंट है उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। बट पेशेंट क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो जाता ही नहीं है, तो वो क्या करने लग जाता है, यूरिनरी
स्टेसिस, यूरिनरी स्टेसिस होने लग जाता है। यूरिनरी स्टेसिस की वजह से पेशेंट में, प्रेगनेंसी में यूरिनरी स्टेसिस की वजह से यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो देखा जाता है इन द, देखो डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम नहीं होता, इंक्रीज होता है प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है और इम्यूनोग्लोबिन लेवल भी आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। बट ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये होता है, इंक्रीज हो जाते हैं इसके चांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेप्टिक प्रीटर्म न्यूनेट आईवी वाज रिमूव्ड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन व्हाइल रीस्टार्टिंग द आईवी, नर्स शुड केयरफुली असेस द न्यूनॉट फॉर। सो एक सेप्टिक प्रीटर्म है, ठीक है, उसको जो है आईवी चल रहा है और अभी उसका रिमूव किया है आईवी जस्ट बिकॉज उसको इनफिल्ट्रेशन हो गई है। तो जब हम उसका रीस्टार्ट करेंगे आईवी तो नर्स क्या केयरफुली असेस करेगी, फीवर, हाइपरकैलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, टेकीकार्डिया। सो मैं आज आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। जब पेशेंट को सेप्टिक होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। याद रखना, इट्स अ की पॉइंट। जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो अगर एक प्रीटर्म है उसको सेप्टिक हुआ है, सेप्सिस वाला प्रीटर्म है, तो हम अगर उसका आईवी हमने रिमूव कर दिया है तो हम उसको चेक करेंगे फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जब भी बॉडी किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रही होती है तो उसको चाहिए होती है एनर्जी। सो वो एनर्जी अब 100% नहीं चाहिए, उसको 1000% चाहिए। तो वो जो, हाँ, ग्लूकोज 100% यूज़ हो रहा था, अब 1000% यूज़ होगा। सो 1000% यूज़ होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग सेप्सिस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा ग्लूकोज पसंद है कि वो अपने तरफ ग्लूकोज को अट्रैक्ट करता है ताकि वो बैक्टीरिया को भगा पाए। तो याद रखना, तो नर्स जो है पेशेंट को, न्यूनेट को असेस करेगी हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ड्यू टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी। देखो यही होते हैं गोल्डन पॉइंट्स, ये अब आपको बहुत कम बच्चों को पता होगा। अच्छे से करो। Approximately 90 minutes after birth, the nurse should encourage the mother of a term neonate to do which of the following. 90 minutes उसका बर्थ हो चुका है, 90 minutes हो चुके हैं, तो नर्स मदर को किस चीज़ के लिए इनकरेज करेगी, न्यूनेट को क्या करे, वो फीड करे न्यूनेट को, अलाउ द न्यूनेट टू स्लीप, गेट टू नो द न्यूनेट, चेंज द न्यूनेट डायपर। जब 90 minutes, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 hours आफ्टर द बर्थ, क्या होता है कि उस टाइम जो न्यूबॉर्न होता है वो रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता बिकॉज वो अभी यूट्राइन कैविटी से निकल के आया है। दैट इज़ अ रिटन इन योर बुक्स कि आफ्टर 3 hours और आफ्टर 90 minutes जो न्यूनेट है उसका जो एक फेज़ होता है दैट इज़ स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग। याद रखना, 90 minutes और 3 hours और 4 hours के आफ्टर डिलीवरी, वो रिलैक्स करता है, सोता है, रेस्ट करता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है, एक डीप स्लीप मोड में। उस टाइम हम मदर को क्या कहते हैं कि उसको अलाउ करे स्लीप करना बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फेज ऑफ द न्यूनेट आफ्टर द बर्थ, ठीक है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम। When assessing an individual with peripheral vascular disease, which clinical manifestation would indicate complete arterial obstruction in the lower left leg? I think ये क्वेश्चन और तरीके से मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर हम किसी का इंडिविजुअल का पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ चेक कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो इंडिकेट करेगी कि जो उसकी लोअर लेफ्ट लेग है वो प्रॉपरली, जो उसकी आर्टरी है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। वहाँ पे एकिंग पेन इन द लेफ्ट काफ, बर्निंग पेन इन द लेफ्ट काफ, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द लेफ्ट काफ और कोल्डनेस ऑफ द लेफ्ट फुट एंड एंकल। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। घर में भी अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ लाइक किया करिए। आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, जो करते हैं आई नो, बट प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं तो 101% देती हूँ, कोई डाउट होता है तो आप पूछ लिया करिए। एंड अगर आपको PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स बाय करने हैं तो आप मेरे से टेलीग्राम पे आके बाय कर सकते हैं, फिर उनको आप फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए या फिर कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, कहीं भी जो भी करना है आपको। पढ़ने के लिए कुछ भी करिए। देखो, हम जब
बाकी चीज़ों के लिए अपना 100% देते हैं ना, तो पढ़ने के लिए तो आप अपना 101% दो। क्यों दो 1% एक्स्ट्रा? बिकॉज इससे तुमने अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है, अपनी पेरेंट्स की लाइफ बनानी है, अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, ठीक है, खुद की लाइफ बनानी है। ये आपका मेन एम होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ्स एंड गोल्डन पॉइंटर्स बाय करने हैं तो आप मेरे से टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।